नमस्कार दोस्तों, जब भी आप किसी मकान को या किसी दुकान को, किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके मन में आता है बैनामा। क्योंकि बैनामा संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का एक सबसे मजबूत और एक पुख्ता प्रमाण होता है। और यदि आप बैनामा कराना चाहते हैं, आप बैनामे के आधार पर किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि बैनामे में कितना खर्चा आएगा, बैनामा कराने के लिए कितना खर्च होता है, कितने पैसे लगते हैं। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताता और वकील इस बात को बताने में छिपते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको खर्चा बता देंगे और तब भी आप उसका आकलन नहीं कर सकते कि क्या क्या खर्चा बताया है। बैनामे में असल में एक वैध खर्चा क्या होता है, और जब वैध खर्चे की बात हुई है तो अवैध भी होता होगा। और यदि आप अवैध खर्चे से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वैसे इच्छा आपकी है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर आज आपको पहली बार बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से बैनामे की राशि का आकलन कर सकते हैं। और जब आप किसी भी भूमि को, किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप ये देखेंगे कि इसमें कितना खर्चा होगा, कितने इसमें पैसे लगेंगे। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बात की जाती है आपके अधिकारों की, बात की जाती है कानूनी प्रावधानों की, बात की जाती है उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस मामले पर कोई और सलाह लेना या कोई आपका सुझाव है तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैनामा कराने में अवैध खर्चा क्या होता है, कितने का स्टाम्प शुल्क लगता है, एक वकील का क्या शुल्क होता है और इसी के साथ अन्य खर्चे क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैध शुल्क की, या जो जायज़ खर्चा होता है वो क्या आ सकता है। बैनामे में होने वाले खर्चे के लिए या इसके पैसे के आकलन के लिए कितने पैसे लगेंगे, इसके लिए कुछ बातें पहले आपको जाननी होगी। देखिए, एक होता है सर्किल रेट और एक होता है मार्केट रेट। सर्किल रेट उस रेट को कहते हैं जिसे सरकार डिसाइड करती है, सरकार उसे निश्चित करती है, सरकार उसे सुनिश्चित करती है। जैसे कोई एक प्लॉट है तो वो प्लॉट यदि गजों में है तो कितने रुपए गज का वहाँ का सर्किल रेट है ये सरकार निर्धारित करेगी। वहीं यदि कोई कृषि भूमि है तो कितने रुपए बीघे का सर्किल रेट है वो सरकार निर्धारित करती है। और एक होता है उसका बाजारी मूल्य या मार्केट रेट। मार्केट रेट समय के साथ बदल सकता है, सर्किल रेट भी इसी प्रकार से बदल सकता है, लेकिन मार्केट रेट लोगों के आधार पर बदलता है, लोगों के बातचीत करने के अंदाज से बदलता है, किस तरीके से आप अपना माल दूसरे को दिखा रहे हैं इससे बदलता है। लेकिन सर्किल रेट सेम रहता है जब तक उसे सरकार ना बदले। तो जो मार्केट रेट है वो इस तरीके से तय होता है। यदि कोई एक प्लॉट है, 50 गज का कोई प्लॉट है, कोई व्यक्ति उसको 5 लाख रुपए में बेच रहा है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उस प्लॉट को 7 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार है, तो फिर उसका मार्केट रेट 7 लाख रुपए हो जाता है। वो उसकी इच्छा है कि वो किस व्यक्ति को उसे देना चाहता है। वो चाहे तो उसके पैसे और बढ़वाने के लिए थोड़े दिनों रुक सकता है, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नुकसान में आने के बाद व्यक्ति को सस्ते में बेचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तय होता है लोगों के बातचीत करने के, उससे लोगों की ज़रूरत के आधार पर कि मार्केट रेट क्या होगा। और जो सर्किल रेट है उसे सरकार निर्धारित करती है। दोस्तों, मार्केट रेट वह है जब किसी वस्तु का मूल्य लोगों के द्वारा लगाया जाता है। अब देखिए, और अब बात करते हैं स्टाम्प शुल्क की। आपने दोनों चीज़ें जान ली कि सर्किल रेट और मार्केट रेट क्या होता है। अब जानिए इसका जो स्टाम्प शुल्क है वो किस तरीके से लगता है, क्योंकि बैनामा कराने के लिए सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो स्टाम्प शुल्क में आएगा। जो फीस सरकार के डायरेक्ट खाते में जाती है, और जो स्टाम्प है वो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा वो चलाया जाता है, राज्य सरकार के खाते में उसके पैसे जाते हैं। जो पैसा सरकार के खाते में सीधा जाता है, जो राशि सरकार का जिस राशि पर अधिकार होता है उसे स्टाम्प शुल्क कहा जाता है। जब भी आप किसी कागज़ को वैध बनवाना चाहते हैं, आप उसे कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टाम्प शुल्क अदा करना होता है। 2 तरीके से निर्धारित होता है, गाँव का अलग और शहर का अलग। राज्य इसका निर्धारण करती है। अब जैसे हर एक राज्य का तो मैं आपको बता नहीं सकता, यदि मैं एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का लूँ तो ऐसी स्थिति के अंदर खरीदने वाले से उसका पता चलेगा कि कितने का स्टाम्प शुल्क लगता है। पुरुष के लिए और महिला के लिए, दोनों के लिए जो स्टाम्प की राशि है वो अलग अलग होती है। तो यदि स्टाम्प शुल्क की बात होती है तो यदि आप शहर में किसी ज़मीन को खरीदते हैं तो स्टाम्प शुल्क 7% लगता है यदि कोई व्यक्ति खरीद रहा है, कोई पुरुष खरीद रहा है। इसी के साथ यदि कोई महिला उस ज़मीन को खरीद रही है तो ऐसे में जो शुल्क होगा वो 6% का होगा। वहीं यदि गाँव की मैं बात करूँ तो गाँव में जो स्टाम्प शुल्क होता है वो 5% होगा यदि कोई आदमी खरीद रहा है। वहीं यदि कोई महिला खरीद रही है तो इसका जो स्टाम्प शुल्क होगा वो 4% का होगा। जितना उसका सर्किल रेट है उसी के हिसाब से उसकी जो स्टाम्प शुल्क है वो तय किया जाता है। या जितने आप मालियत लिखवा रहे हैं, मालियत के आधार पर, यानी आपने उसे कितने में बेचना तय किया है। लेकिन कई सारे व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जितने में उन्होंने
उसे बेचने तय किया है या जितने में वो प्लॉट खरीदा गया है उसकी वो राशि ना लिखवाकर सर्किल रेट बैनामे में लिखवाते हैं ताकि स्टाम्प शुल्क बचाया जा सके। तो जो राशि बैनामे में दिखाई गई है कि ये प्लॉट कितने रुपए में बिका है, अब देखिए आप सर्किल रेट से तो कम उसमें लिखवा नहीं सकते। सर्किल रेट तो उतने में तो आपको बेचना ही होगा क्योंकि वो उसका सर्किल रेट है। लेकिन ये जो ज़्यादा की राशि है, यदि आपने सर्किल रेट से अधिक का बेचा है और वो राशि आप उसमें लिखवा देते हैं तो उसी के हिसाब से आपको स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। यदि आप शहर में ज़मीन को बेच रहे हैं, ज़मीन को आप खरीद रहे हैं तो 7% का स्टाम्प शुल्क लगेगा उस राशि के आधार पर जो उसकी जितने का आप उसे बेच रहे हैं, जितनी राशि आप उसमें लिखवा रहे हैं। वहीं यदि आप गाँव में बेच रहे हैं तो फिर 6% का लगेगा यदि आप पुरुष हैं, और वहीं यदि आप महिला है तो 4% का स्टाम्प शुल्क लगता है। जो रकम आप रजिस्ट्री में लिखवाते हैं उसी के अनुसार स्टाम्प शुल्क तय होता है। वह रकम सर्किल रेट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जिसमें आपने बेचा है वो सर्किल रेट से कम ना हो। दोस्तों ये सबसे बड़ी राशि होती है जो स्टाम्प शुल्क की आपको अदा करनी पड़ती है। जो खरीदता है उसको सरकार को देनी होती है। वो स्टाम्प आप ऑनलाइन निकलवाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से स्टाम्प निकल जाता है और जितने का स्टाम्प दिखा गया है उसी के अनुसार वो रकम उसमें लिखी हुई आ जाती है। अब बात करते हैं कोर्ट फीस की। स्टाम्प के बाद एक कोर्ट फीस भी लगती है जो कि 1% हो सकती है। 1% की कोर्ट फीस लगेगी। यदि आप किसी भी संपत्ति को खरीद रहे हैं तो उसमें 1% की जो कोर्ट फीस है वो आपको देनी होती है। तो ये इसका मूल रूप से जो मोटा खर्चा है वो आता है स्टाम्प का और फिर उसके बाद कोर्ट फीस का। इन दोनों खर्चों के बाद अब आती है वकील की फ़ीस की बारी। देखिए वकील की फ़ीस तो उस पर निर्भर करती है। यदि कोई आपको परिचित है तो फ्री भी कर सकता है, लेकिन यदि आप किसी दस्तावेज लेखक के पास जाते हैं तो आमतौर पर इसकी फ़ीस 2000 रुपये हो सकती है। अब 2000 रुपये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि वो पूरा दिन उसमें मेहनत करेगा तो कम से कम 2000 रुपये तो लेगा ही। वहीं अधिकतम उसकी फ़ीस कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, वो कहीं पर लिखी नहीं होती बल्कि आपकी जान पहचान के आधार पर वो तय होती है, या यदि आपकी कोई जान पहचान है तो उसी के आधार पर आप अपने जो बैनामे की राशि है, वकील का शुल्क आपका उससे तय होता है। तो ये बैनामे में खर्चा आता है। और जब भी आप बैनामा कराने के लिए जाते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके बैनामे में कितने रुपए का खर्चा आ सकता है। यदि अन्य शुल्क की बात करें तो जो व्यक्ति उसे टाइप करता है वो अपना खर्चा अलग से ले सकता है, 500 रुपये तक का उसका भी खर्चा हो सकता है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि एक बैनामे को कराने में कितने का खर्चा आ सकता है और किस प्रकार से जब आप बैनामा कराने के लिए जाए तो कौन कौन सी सावधानियां बरतें, या कितने का खर्चा आ सकता है, कितने पैसों का इंतजाम करके आप जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए। यदि आप चाहते हैं कोई जनरल गाइडेंस लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।